इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद का नाम लगातार सामने आ रहा है। उनके गिरोह के ऊपर लगातार यहां पर इशारे किए जा रहे हैं कि किस तरह से उनके गिरोह की संलिप्तता पाई गई है उमेश पाल हत्याकांड में। और इससे पहले जो कि अहम गवाह थे उमेश पाल, यहाँ पर राजू पाल 2005 में जो हत्याकांड हुआ था उसमें यहाँ पर अहम हाथ माना जाता है और कहा जाता है कि उन्हीं के इशारे के ऊपर ये तमाम हरकतें जो हुई है, ये जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो अतीक अहमद ने ही करवाई हैं। साथ ही साथ उमेश पाल हत्याकांड में भी साफ तौर पर जाहिर होता नजर आ रहा है कि किस तरह से अतीक अहमद इस पूरे मामले को साबरमती गुजरात के उस जेल में बैठकर ऑपरेट कर रहे थे, लगातार वहां से निर्देश दे रहे थे, जिसके बाद उनके इस गैंग ने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि अतीक अहमद है कौन, ये कौन सा शख्स है जो लगातार यहाँ पर अपराध की दुनिया में नाम कमाता चला गया और किस तरह से प्रयागराज का पूरा इलाका इसके नाम से थर थर कांपता था। 10 अगस्त 1962 ये वो साल था जब श्रावस्ती में अतीक अहमद का जन्म हुआ। अतीक अहमद के पिता का नाम फिरोज अहमद था और घर की माली हालत कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी, रुपए पैसे से बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। लिहाजा उन्होंने रुख किया, उनके पिता फिरोज़ अहमद ने रुख किया प्रयागराज का और यहाँ पर आकर रोजी रोटी कमाने के लिए तांगा चलाने लगे। और अतीक के बारे में उनके विचार यही थे कि किसी तरह से अतीक को पढ़ाया लिखाया जाए और अतीक को एक बेहतर इंसान बनाया जाए, उसे बेहतर तालीम मुहैया कराई जाए। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से अतीक अहमद पढ़ाई के दौरान 10वीं कक्षा में फेल हुए और फेल होने के बाद उन्होंने पढ़ाई को त्याग दिया, पढ़ाई को छोड़ दिया और जुर्म की दुनिया में यहाँ पर इन्होंने कदम रख दिया, जो कि बाद में एक बहुत बड़ा नाम बनकर उभरा। उत्तर प्रदेश के कई तमाम इलाकों में, कई तमाम शहरों में आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पर अतीक अहमद गैंग के लगातार यहाँ पर जो हमले होते हैं, जो वारदातें अंजाम दी जाती हैं, वो बड़े पैमाने पर होती हैं। ये तमाम चीज़ें जो शुरू हुई थी, ये 10वीं कक्षा में फेल होने के बाद जिस तरह से उन्होंने जुर्म की दुनिया में कदम रखा, उसके बाद से ही ये चीज़ें देखने को मिली। साल 1979 वो वक्त था जब अतीक अहमद जुर्म की दुनिया में कदम रख चुके थे और पहली बार उनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा। किसी मामले में उन्हें नामजद किया गया और उनके ऊपर ये कत्ल की जो वारदात थी उसमें इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा। ये बहुत कम उम्र थी, 17 साल की उम्र में महज इन्होंने इतने बड़े ऐसे अपराधों में शामिल होना शुरू कर दिया। 17 साल कोई ख़ास उम्र नहीं होती है, तो ऐसे वक्त में इन्होंने इस तरह के कामों को अंजाम दिया। उसके बाद साल 1986 आते आते इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। साल 1989 की अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पर इन्होंने अपने गुरु चांद बाबा, जो कि उस इलाके में बहुत ज़्यादा मशहूर थे ऐसे तमाम कामों को करने के लिए, इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए, इन्होंने अपने गुरु की हत्या की। अच्छा, यही वो साल था जब इन्होंने अपने गुरु चांद बाबा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत दर्ज की। इसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का सिलसिला लगातार चलता रहा। 3 बार इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 3 बार इन्होंने चुनाव जीता। उसके बाद हम आपको बताएं कि साल 1996 में इन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और उसके बाद इन्होंने जीत दर्ज की। आपको बता दें कि प्रयागराज का ही इलाका केवल ऐसा नहीं है जहां पर अतीक अहमद की तूती बोलती है और लगातार यहां पर जितनी भी बड़ी हत्याएं होती हैं, जितनी भी महंगी ज़मीनें होती हैं, उनके ऊपर ये लगातार कब्जा करते हैं। इसके अलावा भी जो आसपास के इलाके हैं, जितने तमाम ज़िले हैं, अगर हम बात करें वाराणसी की, लखनऊ की, प्रतापगढ़ की बात की जाए, सुल्तानपुर की बात की जाए, तो ये वो तमाम इलाके हैं जो लगातार उनकी दहशत के साए में जीते थे। लेकिन एक बात यहाँ पर अतीक अहमद को साफ तौर पर मालूम चल चुकी थी कि केवल पैसे से, रुतबे से और दहशत से काम नहीं चलेगा। लिहाजा हमें पावर पॉलिटिक्स में आना होगा, हमें सत्ता का स्वाद चखना होगा। लिहाजा लगातार सियासत में उसने अपने पैर जमाने की कोशिश की। जिस तरह से चुनाव लड़ने की बात की जा रही है कि कभी उसने विधायक का चुनाव लड़ा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव लड़े। उसके अलावा उसने आने वाले वक्त में इसको और भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने की कोशिश की और अपने परिवार को इसमें शामिल करने की कोशिश की। ये तमाम चीज़ें थी जो दिखाती हैं कि किस तरह से सत्ता की हनक उसे भी चाहिए थी। वो चाहता था कि सत्ता का स्वाद चखे और वो जो एक सिस्टम होता है, जिसको हम सिस्टम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि पॉलिसी मेकर्स जहाँ बैठते हैं विधानसभा के अंदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आप पार्लियामेंट चुन के जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर यहाँ जाने की जो हसरत थी कि पावर का जो सबसे एब्सोल्यूट रूप आपको देखने को मिले, तो वहाँ पर यहाँ पर पहुँचने की इन्होंने कोशिश की और लगातार इसमें इनको कामयाबी मिलती गई। साल 2004 वो साल था जब सोनेलाल पटेल अपना दल
इनकी एक पार्टी थी, पार्टी यहाँ पर इन्होंने टिकट लिया और इसी पार्टी के टिकट पर फूलपुर का वो संसदीय क्षेत्र था जहां पर इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद चुनाव में जीत दर्ज की। और इसके बाद अतीक अहमद एक अपराधी, एक गुंडे के अलावा अब माननीय सांसद अतीक अहमद बन चुका था। ये रसूख था अतीक अहमद का कि 2004 के फूलपुर संसदीय क्षेत्र के चुनाव में उसने इतनी बड़ी जीत दर्ज की और उसके बाद उसके नाम के आगे माननीय जोड़ना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर विधानसभा की जिस सीट को उसने खाली करके सोनेलाल पटेल की जो पार्टी की टिकट थी उसके आधार पर इन्होंने फूलपुर की सीट जीती और माननीय सांसद बने। तो ये सीट जब खाली हो गई तो इस खाली सीट पर भी अपने परिवार वालों को यहाँ पर बिठाने की कोशिश की इन्होंने और अपने छोटे भाई जिनका नाम है खालिद अजीम उर्फ अशरफ, इनको यहाँ से समाजवादी पार्टी का टिकट दिलाया और यहाँ पर इनको चुनाव लड़वाया। लेकिन ये चुनाव जीत नहीं पाए और हार गए। और इनके सामने जो विपक्षी था जिसने चुनाव जीता था उसका नाम था राजू पाल, विधायक राजू पाल, जिसको 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े मार दिया गया। और बताया जाता है कि अतीक अहमद का पूरा यहाँ पर हस्तक्षेप था, पूरी संलिप्तता थी इस हत्याकांड के पीछे और अपने भाई की हार को वो बचा नहीं पाए, लिहाजा राजू पाल की हत्या कर दी गई। साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी, मायावती की जो पार्टी है, वहां से यहाँ पर इनके बुरे दिन आना शुरू हो गए और ये लगातार तकलीफों से जूझ रहे थे। यहाँ पर इस सीट के मामले में अगर हम आपसे बात करें तो पूजा पाल जो कि राजू पाल की पत्नी थी, विधवा थी उनको टिकट दिया गया और वो चुनाव जीत गई। और इसी समय एक मोस्ट वांटेड अपराधी के तौर पर इनको देखा जाने लगा और इनके खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। इनके ऊपर इनाम तक घोषित किया गया और उसके बाद जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई उसके बाद दिल्ली में इनको गिरफ्तार किया गया और दिल्ली से इनको गिरफ्तार करके लाया गया। और उसके बाद साल 2014 में जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार बनी, उसके बाद जाकर कहीं इनको राहत मिल पाई। ये वो वक्त था जब इनको जमानत मिली और जमानत के बाद ये बाहर आए। जमानत के बाद इन्हें श्रावस्ती से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन चुनाव ये जीत नहीं पाए। और वो जो एक ताकत और सत्ता की हनक थी जो कि फूलपुर के संसदीय क्षेत्र में या फिर अगर हम बात करें प्रयागराज के उन खास इलाकों में जहां से ये आते थे, वैसी सत्ता की हनक इन्हें यहाँ पर कामयाबी नहीं मिल पाई। इस तरह से उन्हें कामयाबी, जिस तरह से उन्हें इलाहाबाद के, माफ कीजिएगा, आपको प्रयागराज के इलाकों में जिस तरह से कामयाबी देखने को मिलती थी अतीक अहमद के चुनाव के दौरान, वो श्रावस्ती के इलाके में नहीं हो पाया। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे अतीक अहमद के उस माइंडसेट के बारे में, उस विचारधारा के बारे में कि उसको बहुत बेहतरीन तरीके से इस मामले को मालूम था कि अगर आपको बाकायदा इस काम को अंजाम देना है, अगर आप लगातार अपराध की दुनिया में, जराइम की दुनिया में अगर आप लगातार कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको सत्ता के बहुत ज़्यादा करीब रहना होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक बनने की उनकी ख्वाहिश थी, जो कि वो बने। फूलपुर के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के बाद अपना दल के टिकट पर, अपना दल बहुत ज़्यादा प्रभाव रखता है प्रयागराज के उन इलाकों में, उसके साथ ही साथ मिर्ज़ापुर और प्रतापगढ़ की सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ तक प्रभाव है अपना दल का। और सोनेलाल पटेल की जो ये पार्टी थी, यहाँ पर इन्होंने इनका साथ दिया और इन्हें यह कामयाबी मिली। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात की जाती है, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, इसके बाद से ही अतीक अहमद के अच्छे दिन खत्म हो गए। जी हाँ, अतीक अहमद के जो अच्छे दिन इससे पहले चल रहे थे, उनके जुर्म का सिलसिला जो लगातार चल रहा था, वो उल्टा होना शुरू हो गया और उनके अच्छे दिन खत्म हुए और उनके बुरे दिन आना शुरू हुए। और आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम इलाकों में लगातार इनकी दहशत बनी हुई थी, जिस तरह से अवैध संपत्तियों को अर्जित किया अतीक अहमद ने, इन तमाम जगहों पर एसटीएफ की बात करें, स्पेशल टास्क फोर्स, उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की कई टीमें लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि ऐसे तमाम अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने ये बात कही थी, वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर जितनी भी बड़ी संपत्तियों की बात की जाए, लखनऊ के जो सबसे महंगे इलाके हैं, वहाँ पर अतीक अहमद ने अपनी प्रॉपर्टी अर्जित की, अपनी संपत्ति अर्जित की। प्रयागराज की जो सबसे महंगी ज़मीनें हैं, बात की जाए अगर सिविल लाइन की, सिविल लाइन का वो इलाका जो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, जहाँ पर किराए पर एक घर लेना बहुत ज़्यादा महंगा है, एक दुकान लेना बहुत ज़्यादा महंगा चीज़ होती है, वहाँ पर अतीक अहमद के पास करोड़ों की बेशुमार संपत्ति हुआ करती थी एक ज़माने में। इन सब संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, अवैध रूप से अर्जित की गई थी। इनके बारे में कोई भी इनके पास जानकारी नहीं थी, कोई भी ऐसा डेटा नहीं था कि साबित कर पाएं कि ये संपत्ति कहां से अर्जित की। लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार जब्ती का जो सिलसिला था वो कायम किया और अतीक अहमद फिलहाल लगातार यहां पर मुश्किलों में नजर आते दिख रहे हैं। फिलहाल गुजरात के साबरमती जेल में कैद हैं और अभी अपनी सजा काट रहे हैं। और उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस क्राइम ब्रांच की टीमें, यूपी एसटीएफ की प्रयागराज एसटीएफ और लखनऊ एसटीएफ लगातार इस मामले में जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की 10 अलग टीमें लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही हैं।
इस आधार पर कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त अतीक अहमद के लिए बहुत ज़्यादा सुखद नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है और उनके लिए चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार जिस तरह से कह रही है कि हम सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट क्राइम की जो हम बात कर रहे हैं उसको लागू करवाने के लिए भरसक कोशिश करेंगे और ऐसे तमाम अपराधियों के ऊपर नकेल कसी जाएगी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए इन खबर यूपी के साथ बने रहिए।